Good evening, students. So, this is our lecture number 67 on the Code of Criminal Procedure 1973 and the भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023. तो अपने लास्ट लेक्चर में हमने सेक्शन 234 से लेके सेक्शन 236 तक अपने डिस्कशन को कंक्लूड किया था. 234 के अंदर हमने क्या पढ़ा था? 234 के अंदर हमने ये जाना था कि अगर आप चार्ज फ्रेम करते हो तो उसमें क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स आपको डालने पड़ेंगे. 234 ये कहता है कि अगर आप चार्ज फ्रेम कर रहे हो तो जिस लॉ को आप रेफर कर रहे हो वो लॉ आपको डालना है. उस लॉ में जिस एक्ट को पनिश किया गया है, जिसका एक्यूजेशन लगा है एक्यूज के ऊपर, आपको पर्टिकुलर सेक्शन भी डालना है. बट जो सेक्शन जाएगा वो क्या डेफिनेशन क्लॉज का जाएगा? द आंसर इज नो. सेक्शन जो जाएगा वो हमेशा ही पनिशमेंट, जो पनिशमेंट वाला सेक्शन होगा, हम उसको डालेंगे बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 234. फिर हमने पढ़ा सेक्शन 235 को. 235 हमने क्या जाना? हमने ये जाना कि चार्ज को फ्रेम करते हुए आपको टाइम, प्लेस, डेट, ये सारी इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी. अलॉन्ग विद दैट आपको ये भी बताना पड़ेगा कि किस इंसान के अगेंस्ट में वो पर्टिकुलर ऑफेंस कमिट हुआ है. अब ये सारी चीजें हम लोग करते क्यों हैं? इसको करने का पर्पस ये होता है कि हम एक्यूज्ड को प्रॉपरली एक्वेंट करा सके और वो ताकि अपना डिफेंस प्रिपेयर कर सके. अगर वो अपना डिफेंस प्रॉपरली प्रिपेयर नहीं कर पाएगा तो इट विल गो अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस. तो चार्ज को फ्रेम इस तरीके से किया जाता है कि एक्यूज्ड को प्रॉपरली पता लग सके कि उसने क्या ऑफेंस कमिट किया है. फिर हमने 236 को देखा था. 236 में एक कंडीशन थी कि अगर 234 और 235 को रेफर करने के बावजूद भी आप एक्यूज को प्रॉपरली नहीं बता पा रहे हो कि उसने क्या ऑफेंस कमिट किया है, तो आप क्या करोगे? आप मैनर भी बताओगे कि किस मैनर में एक्यूज ने वो पर्टिकुलर ऑफेंस कमिट किया है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने इलस्ट्रेशन में पढ़ा था कि ए ने बी को चीट किया. अब हो सकता है कि ए और बी के बीच में बहुत प्रकार के ट्रांजेक्शन्स होते हो, मतलब ए और बी जो है वो एक बिजनेस पार्टनर्स हैं, ठीक है. अब उनके बीच में ना पैसे को लेके बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं. अब ऐसे तो जनरली देखा जाए तो किसी भी प्रकार का फ्रॉड वगैरह कमिट नहीं किया गया था. अचानक से बी को लगता है कि ए ने उसके अगेंस्ट में एक फ्रॉड कमिट किया है, चीट किया है उसको, तो वो फिर कोर्ट में गया. अब इनके बीच में मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स हुए थे. अब किस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में वो फ्रॉड कमिट किया गया है ये बताना जरूरी है ना, क्योंकि ए को तो पता ही नहीं होगा ना कि उसने कौन से ट्रांजेक्शन में फ्रॉड कमिट किया, या फिर क्या पता ये भी हो सकता है कि ए ने कोई फ्रॉड कमिट ही ना किया हो. बी जो है उसके अगेंस्ट में एक झूठा एलिगेशन लगा रहा हो कि इसने मेरे अगेंस्ट में चीटिंग किया है. देयर इज ए पॉसिबिलिटी द पर्सन, जिस पर्सन के अगेंस्ट में एक्यूजेशन लगा है वो तो बस अभी एक एक्यूज्ड है ना, ही इज नॉट द कन्विक्ट. ये प्रूफ थोड़ी हुआ कि उसने पर्टिकुलर ऑफेंस कमिट किया है. क्लियर है आपको? तो हमने 234 से लेके 236 तक पढ़ के ये समझ लिया था कि बेसिक पर्पस जो होता है ना चार्ज फ्रेमिंग का, वो ये होता है कि एक्यूज्ड को हम प्रॉपरली एक्वेंट करा सके, उसको पता लगवा सके कि उसने क्या ऑफेंस कमिट किया है, ताकि वो अपना डिफेंस प्रॉपरली तैयार कर सके. तो हमने क्या क्या पढ़ा है? हमने सेक्शन 2F को पढ़ा था. हमने समझा था कि चार्ज क्या होता है. चार्ज का ना कोई मतलब बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन आपको नहीं मिलेगा, एक बेसिक सी डेफिनेशन है. हमने समझा था कि चार्ज बेसिकली क्या होता है? चार्ज एक फॉर्मल एक्यूजेशन होता है. कौन लगाता है इसको? इसको कोर्ट लगाता है. और किस पे लगाता है? एक्यूज के ऊपर. ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी अपने लास्ट लेक्चर में, उससे जो इंट्रोडक्शन ऑफ चार्ज में हमने पढ़ा था, ठीक है. तो 234 इसमें दोबारा हम लोग डेल्व नहीं करेंगे. एंड फिर 235 में जो प्लेस, टाइम, किस विक्टिम का नाम, ये सब आपको बताना पड़ेगा. 236 में आपको मैनर प्रोवाइड करना पड़ेगा अगर 234 और 235 पे रिलाई करके आप एक्यूज को प्रॉपरली एक्वेंट नहीं करा पाते अबाउट द फैक्ट ऑफ द ऑफेंस दैट ही हैज कमिटेड. अब आइए हम लोग शुरू करते हैं अपने आज के लेक्चर को सेक्शन 237 से. तो 237 का हेड नोट क्या कहता है? वर्ड्स इन चार्ज टेकन इन सेंस ऑफ लॉ अंडर विच ऑफेंस इज पनिशेबल. रीड करते हैं 237 को. इन एवरी चार्ज वर्ड्स यूज्ड इन डिस्क्राइबिंग एन ऑफेंस शैल बी डीम्ड to have been used in the sense attached to them respectively by the law under which such offense is punishable. अब 237 क्या कहता है? 237 ये कहता है कि देखिए, आपको ये चीज बहुत अच्छे से पता होगा कि सिर्फ भारतीय न्याय संहिता एकमात्र ऐसा लेजिस्लेशन नहीं है जो क्रिमिनल ऑफेंसेस को स्टिपुलेट करता है. बीएनएस के अलावा आपके पास पोक्सो भी है, और आपके पास प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट अगेंस्ट वुमेन एट वर्क प्लेस, ऐसे कई सारे
लेगिस्लेशंस हैं जो कुछ एक्ट्स को एक क्रिमिनल ऑफेंस बताते हैं अदर देन बीएनएस। तो होता क्या है ना कि इन सारे एक्ट्स में इन सारे लेगिस्लेशंस में जो पर्टिकुलर एक्ट होता है जिसको ऑफेंस बनाया गया है उसकी एक डेफिनेशन होती है। कई बार जैसे मान लीजिए पोक्सो है, पोक्सो में भी आपको रेप मिलेगा और बीएनएस के अंदर भी आपको रेप मिलेगा। मतलब रेप का जो ऑफेंस है वो बीएनएस में भी कवर किया गया है और पोक्सो में भी कवर किया गया है। लेकिन बीएनएस के अंदर जो रेप के ऑफेंस की डेफिनेशन है इट इज डिफरेंट फ्रॉम द डेफिनेशन विच हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर पोक्सो। तो 237 क्या कहता है, इन एवरी चार्ज वर्ड्स यूज्ड इन डिस्क्राइबिंग एन ऑफेंस shall be deemed to have been used in the sense attached to them respectively by the law under which such offense is punishable। अभी देखिए हमने 234 जब पढ़ा था तो 234 क्या कहता है कि जो कंटेंट्स ऑफ चार्ज है उसमें आपको लॉ लिखना पड़ेगा, साथ ही साथ आपको पनिशेबल सेक्शन लिखना पड़ेगा। तो अब जब सवाल ये खड़ा होता है कि उस पर्टिकुलर सेक्शन की इंटरप्रिटेशन क्या होगी, तो उसको हम वही इंटरप्रिटेशन देंगे जो उस पर्टिकुलर लॉ में एप्लीकेबल हो। ध्यान समझिएगा चीजों को, ठीक है। अब मान लीजिए बीएनएस के अंदर जो आपका रेप का ऑफेंस है उसकी अपनी एक इंटरप्रिटेशन है, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इंटरप्रिटेशन दी है रेप के रिगार्डिंग। जो पोक्सो है उसके अंदर रेप मतलब रेप का जो ऑफेंस है वो कवर किया गया है, उसकी अपनी अलग एक इंटरप्रिटेशन है। तो जो इंटरप्रिटेशन अप्लाई की जाएगी, अगर मान लीजिए जो चार्ज है वो फ्रेम किया गया है पोक्सो के वर्च्यू पे, मतलब जो पोक्सो में जो रेप का ऑफेंस है ना, सपोज किसी इंसान ने एक चाइल्ड के अगेंस्ट में रेप का ऑफेंस कमिट किया है, तो जो इंटरप्रिटेशन जो एट्रीब्यूट किया जाएगा उस पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए वो पोक्सो के अकॉर्डिंग किया जाएगा। यहां पर ये नहीं कि जो बीएनएस का इंटरप्रिटेशन है रेप का वो हम अप्लाई कर देंगे पोक्सो पे, नहीं। फिर से देखिए क्या लिखा हुआ है, इन एवरी चार्ज वर्ड्स यूज्ड इन डिस्क्राइबिंग एन ऑफेंस शैल बी डीम्ड to have been used in the sense attached to them respectively by the law under which such offense is punishable। मतलब जिस लॉ के अंदर उस पर्टिकुलर एक्ट को पनिशेबल बताया गया है उस पर्टिकुलर एक्ट की जो इंटरप्रिटेशन उस पर्टिकुलर लॉ में अप्लाई होगी, हम उसी इंटरप्रिटेशन को अडॉप्ट करेंगे, हम किसी और कानून को रेफर नहीं करेंगे। ये बहुत जरूरी है, इसको डालना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब हम लोग जाएंगे सेक्शन 238 पे, 237 बस इतना ही था। 238 effects of error, effect of errors। 238 no error in stating either the offense or the particulars required to be stated in the charge and no omission to state the offense or those particulars shall be regarded at any stage of the case as material unless the accused was in fact misled by such error or omission and it has occasioned a failure of justice। अब ध्यान समझिएगा, सेक्शन 238 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसके इलस्ट्रेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके इलस्ट्रेशन से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। तो 238 ये कहता है, सपोज सिचुएशन ऐसा हो कि चार्ज फ्रेमिंग में कोई एरर हो जाए, एरर या फिर ओमिशन हो जाए। आपने या तो गलत चार्ज फ्रेम कर दिया या फिर आपको एक ऑफेंस को मेंशन करना था, आपने उस ऑफेंस को मेंशन ही नहीं किया, आपने ओमिशन कर दिया। फिर से पढ़ते हैं इसको, नो एरर in stating either the offense or the particulars required to be stated in the charge and no omission to state the offense or those particulars shall be regarded at any stage of the case as material unless the accused was in fact misled by such error or omission and it has occasioned a failure of justice। इसको बहुत ध्यान समझते हैं हम लोग, इसके पहले पार्ट को देखते हैं। यहां पे कहते हैं नो एरर इन स्टेटिंग ईदर द ऑफेंस और द पर्टिकुलर्स रिक्वायर्ड टू बी स्टेटेड इन द चार्ज। जो इसका पहला पार्ट है ये कहता है कि सपोज बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 236 आपको मैनर बताना था कि किस मैनर में किसी पर्टिकुलर इंसान ने एक ऑफेंस कमिट किया है। उसके अलावा जो आपका सेक्शन 234 है वो ये कहता है कि आपको कंटेंट बताना है। कंटेंट में क्या क्या आ जाएगा कि कौन से लॉ के अंदर वो पर्टिकुलर एक्ट फॉल करता है जो कि एक पनिशेबल एक्ट है, कौन सा वो उसका पनिशेबल सेक्शन क्या है, ये सारी चीज़ें जो आपको डालनी है चार्ज के अंदर। तो 234 जो है वो कंटेंट के रिगार्डिंग बात करता है, 236 जो है वो मैनर के रिगार्डिंग बात करता है। अब सपोज किसी इंसान ने चीटिंग का ऑफेंस कमिट किया है, ये इसका बेस्ट एग्जांपल है इसलिए मैं इसको बार बार उठा रहा हूँ। चीटिंग का ऑफेंस कमिट किया तो आपको ये बताना पड़ेगा कि वो चीटिंग का ऑफेंस किस सेक्शन के अंदर फॉल करता है, किस लॉ के अंदर फॉल करता है। एंड ऑब्वियस सी बात है देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि उस इंसान को ना पता हो कि उसने किस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे चीटिंग का ऑफेंस कमिट किया है। तो बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 236 आपको मैनर भी बताना पड़ेगा कि उसने किस मैनर में वो ऑफेंस कमिट किया है। तो 238 का जो पहला पार्ट है वो ये कहता है कि सपोज आपने मैनर को बताने में कोई गलती कर दी। मैनर को बताने कैसे गलती कर दी, हो सकता है कि आपने किसी गलत विक्टिम का नाम लिख दिया
या फिर मान लीजिए आपने किसी गलत ट्रांजैक्शन को मेंशन कर दिया। फॉर एग्जाम्पल ए और बी जो कि बिजनेस पार्टनर्स थे, इनके बीच में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हुए थे, बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हुए थे। अब इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन पे बी ने ये एलिगेशन लगाया कि ए ने चीटिंग कमिट किया है। आपने क्या किया, आपने चार्ज में इस ट्रांजैक्शन को मेंशन कर दिया। ये क्या है, ये एक प्रकार का एरर है। अब जो ए है, जो वो अपने डिफेंस को तैयार करेगा, वो तो इसी ग्राउंड पे करेगा ना कि मतलब उसने यहां पर चीटिंग किया है, इस वाले पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में चीटिंग किया है। उसके हिसाब से वो अपने विटनेसेस को बुलाएगा, एविडेंसेस को फर्निश करेगा, है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं आपको ये चीज? मैं फिर से समझाता हूं इसको, देखिए। नो एरर इन स्टेटिंग ईदर द ऑफेंस और द पर्टिकुलर्स। ये पर्टिकुलर्स हो गया आपका कि आपको मैनर बताना था, किस मैनर में उसने वो पर्टिकुलर ऑफेंस कमिट किया है, लेकिन आपने वो मैनर तो बताया, लेकिन आपने गलत मैनर बता दिया, आपने गलत ट्रांजैक्शन को मेंशन कर दिया, या फिर आपने लॉ ही गलत मेंशन कर दिया। नो एरर इन स्टेटिंग ईदर द ऑफेंस और द पर्टिकुलर्स रिक्वायर्ड टू बी स्टेटेड इन द चार्ज। एक्यूज ने जो ऑफेंस कमिट किया था वो था ग्रीवियस हर्ट का, आपने चार्ज में अटेम्प्ट टू मर्डर लगा दिया। इतना क्लियर है ना आपको? अब सेकंड पार्ट पे आते हैं। एंड नो ओमिशन टू स्टेट द ऑफेंस और दोज पर्टिकुलर्स। मतलब आपने क्या किया, आपने ओमिट कर दिया, आप लिखे ही नहीं कि उसने क्या ऑफेंस कमिट किया है, ठीक है? और उसके अलावा आपने जो मैनर, जो आपको कहा गया था, देखिए आपने सेक्शन 234 और 235 पे रिलाई किया, लेकिन आपको 236 पे भी रिलाई करना था ताकि एक्यूज को प्रॉपरली पता चल सके कि उसने क्या ऑफेंस कमिट किया। आपने 236 पे रिलाई नहीं किया, आपने उसको मैनर बताया ही नहीं। तो यहां पे देखिए क्या कहता है, शैल बी रिगार्डेड एट एनी स्टेज ऑफ द केस एज मटीरियल। जो पहला जो प्रिजम्पशन चलेगा, प्रिजम्पशन ये चलेगा, ध्यान समझिएगा, कि इस एरर या फिर ओमिशन से एक्यूज को किसी भी प्रकार का उसको इफेक्ट नहीं पहुंचा है, मेरिट पे किसी भी प्रकार का इफेक्ट नहीं आया, ये प्रिजम्पशन चलेगा। यहां देखिए कहा है ना, शैल बी रिगार्डेड एट एनी स्टेज ऑफ द केस एज मटीरियल अनलेस द एक्यूज्ड वाज इन फैक्ट मिसलेड बाय सच एरर और ओमिशन एंड इट हैज अकेजन्ड अ फेलियर ऑफ जस्टिस। अब पूरा एक बार दोबारा समझते हैं। अब यहां पे दो चीजों की बात की गई है, एरर एंड ओमिशन। अब जो एरर और ओमिशन है, ये किस किस चीज का हो सकता है? ये हो सकता है लॉ का या फिर पर्टिकुलर्स का। अगर आपने लॉ या पर्टिकुलर्स में एरर या ओमिशन किया है, तो जो जनरल रूल प्रिवेल करेगा वो यही करेगा कि इस एरर से एक्यूज को किसी भी प्रकार का इफेक्ट नहीं पहुंचा है, क्योंकि एक्यूज जो है उसको पता है कहीं ना कहीं, मतलब अगर आपके अगेंस्ट में कोई एलिगेशन लगता है तो ये जरूरी थोड़ी है कि चार्ज फ्रेमिंग के बाद ही आपको पता चले कि आपने क्या ऑफेंस कमिट किया है। आपको तो पहले से पता ही होगा ना कि आपने क्या ऑफेंस कमिट किया है। तो जो जनरल प्रिजम्पशन है, द जनरल रूल इज दैट सच एरर और ओमिशन is not against the interest of justice and the accused was in fact not misled। ध्यान देखिए यहां पे क्या कहा है, देखिए ध्यान से देखिए, यहां पे कहा है ना, शैल बी रिगार्डेड एट एनी स्टेज ऑफ द केस एज मटीरियल। नहीं माना जाएगा, हम मान के चलेंगे कि चार्ज को फ्रेम करने में किसी भी प्रकार का एरर या ओमिशन हुआ ही नहीं है, लेकिन अगर एक्यूज्ड ये प्रूफ कर दे, अनलेस द एक्यूज वाज इन फैक्ट मिसलेड बाय सच एरर और ओमिशन, अगर एक्यूज ये प्रूफ कर दे कि इस वजह से, मैं इसको हटा दे रहा हूं, ठीक है, एक्यूज ये प्रूफ कर दे कि इस एरर या ओमिशन की वजह से ही वॉज मिसलेड एंड देयर वॉज ए फेलियर ऑफ जस्टिस। अब भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर आप एक गलत चार्ज फ्रेम कर दोगे तो एक्यूज तो उसी चार्ज के हिसाब से अपना डिफेंस तैयार करेगा। मतलब देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि वो अपना डिफेंस जो है वो चार्ज के बेसिस पे ही तैयार कर रहा है। अब अगर वो बंदा मिसलेड है तो वो गलत विटनेसेस को लेके आएगा, वो गलत एविडेंसेस को फर्निश करेगा। यहां पे तो ऑब्वियस सी बात है कि इट लीड्स टू फेलियर ऑफ जस्टिस। तो यहां पर क्या होगा, अब इसका जो कंक्लूजन होगा वो क्या होगा, द ट्रायल विल बी विशिएटेड, ठीक है, एंड फ्रेश ट्रायल विल बी ऑर्डर्ड। ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा।
तो होप्स आपको समझ में आ गया हो कि सेक्शन 238 क्या कहना चाहता है। 238 बेसिकली यही कहता है कि अगर किसी भी प्रकार का एरर है ऑफेंस को लिखने में या पर्टिकुलर्स को लिखने में, या फिर किसी भी प्रकार का ओमिशन है ऑफेंस को लिखने में या पर्टिकुलर को लिखने में, तो इसको मटेरियल नहीं माना जाएगा अनटिल एंड अनलेस इट विल लीड टू फेलियर ऑफ जस्टिस और इनफैक्ट द एक्यूज वॉज मिसलेड। ठीक है, एक्यूज जो वो मिसलेड हो गया या फिर इट विल लीड टू फेलियर ऑफ जस्टिस। तो वहां पे क्या होगा, वहां पे जो कंक्लूजन निकल के आएगा वो क्या होगा कि जो ट्रायल है वो रद्द कर दिया जाएगा और एक नया ट्रायल शुरू किया जाएगा। अब इलस्ट्रेशंस पे आते हैं। ए इज चार्ज्ड अंडर सेक्शन 180 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023 with having been in possession of counterfeit coin, having known at the time when he became possessed thereof that such coin was counterfeit, the word fraudulently being omitted in the charge, unless it appears that A was in fact misled by the omission, the error shall not be regarded as material. जो आपका इलस्ट्रेशन ए है ये कहता है कि जो ए है, ए मतलब जो ये व्यक्ति ए है आपका, इसके अगेंस्ट में इसके अगेंस्ट में ये चार्ज फ्रेम किया गया कि इसने सेक्शन 180 ऑफ बीएनएस के अंदर एक ऑफेंस कमिट किया है। ऑफेंस क्या है? काउंटर फीटिंग ऑफ कॉइन्स। अब जो काउंटर फीटिंग ऑफ कॉइन्स की जो मतलब ऑफेंस है, वहां पर आपको एक पर्टिकुलर मेंशन करना पड़ता है कि आपने फ्रॉडुलेंटली ये पर्टिकुलर ऑफेंस कमिट किया है। अब जो टर्म फ्रॉडुलेंटली था उसको ओमिट कर दिया गया, उसको लिखा ही नहीं गया। ठीक है, अब इसकी वजह से अगर किसी भी प्रकार का इंपैक्ट नहीं पड़ता, मतलब जो एक्यूज्ड है वो मिसलेड नहीं होता है या फिर इट विल नॉट लीड टू फेलियर ऑफ जस्टिस, तो यहां पर क्या होगा, इट वुड नॉट बी प्रिज्यूम टू बी मटीरियल कि आपने जो टर्म फ्रॉडुलेंटली था उसको मेंशन नहीं किया था। बी पे जाते हैं। ए इज चार्ज्ड विद चीटिंग बी एंड द मैनर इन विच ही चीटेड बी इज नॉट सेट आउट इन द चार्ज और इज सेट आउट इनकरेक्टली। ए डिफेंड्स हिमसेल्फ, calls witnesses and gives his own account of the transaction. The court may infer from this that the omission to set out the manner of the cheating is not material. यहां पे क्या कहता है? A is charged with cheating B and the manner in which he cheated B is not set out in the charge or is set out incorrectly. A defends himself, calls witnesses and gives his own account of the transaction. The court may infer from this that the omission to set out the manner of the cheating is not material. अब A ने B को चीट किया था, B ने A के अगेंस्ट में एलिगेशन लगाया कि A ने उसको चीट किया है। जो मैनर था, जिस मैनर में ए ने बी को चीट किया, वो चार्ज में प्रॉपरली नहीं लिखा गया था या फिर इनकरेक्टली मेंशन किया गया था। ए को पता था कि उसने बी को किस पॉइंट ऑफ टाइम पे चीट किया, या फिर उसको पता था कि किस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को रेफर किया जा रहा है जहां पर ए ने बी को चीट किया है। मतलब हो सकता है ए ने चीट ना भी किया हो, बट ए को पता है कि उसके अगेंस्ट में किस ट्रांजैक्शन को लेके एलिगेशंस लगे हैं, तो उसने उसी के बेसिस पे अपने विटनेसेस को बुलाया, अपने अकाउंट का ट्रांजैक्शन दिया। तो यहां पर क्या है, ए तो जो है वो अपना डिफेंस प्रॉपरली प्रिपेयर करके जिस पर्टिकुलर ऑफेंस के अगेंस्ट में ट्रायल चल रहा है उसी के फर्निश किए जा रहा है। तो यहां पर हम क्या लेके चलेंगे कि जो ये जो ओमिशन या फिर एरर है, इट इज नॉट मटीरियल, ये मटीरियल नहीं है। तो यहां पर जो है वो ट्रायल को विशिएट नहीं किया जाएगा, इट विल बी कंटिन्यूड। सी ए इज चार्ज विद चीटिंग बी एंड द मैनर इन विच ही चीटेड बी इज नॉट सेट आउट इन द चार्ज. There were many transactions between A and B, and A had no means of knowing to which of them the charge referred, and offered no defense. The court may infer from such facts that the omission to set out the manner of the cheating was in the case a material error. अब देखिए सी बहुत इंपॉर्टेंट है। सी क्या कहता है कि ए के अगेंस्ट में एलिगेशन लगा कि उसने बी को चीट किया है, उसी के हिसाब से चार्ज को फ्रेम किया गया। यहां पर मैनर बताना बहुत इंपॉर्टेंट था। मैनर बताया गया बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 236, लेकिन जिस मैनर में ए ने बी को चीट किया वो गलत बताया गया। अब ए ने चार्ज को पढ़ा, मतलब चार्ज जो है वो ए के सामने पढ़ के सुनाया जाता है ना, आपको याद है ना, चार्ज प्रोसीडिंग। अब ए ने जब चार्ज को पढ़ा, जब उसने पढ़ा तो उसको पता चला कि अरे ये पता नहीं कौन से ट्रांजैक्शन के बेसिस पे मेरे अगेंस्ट में एलिगेशन लगा है। अब मैं अपने आप को डिफेंड कैसे करूं? वो अपने आप को डिफेंड ही नहीं कर पा रहा है, क्योंकि गलत मैनर, मतलब उसको गलत ट्रांजैक्शन दे दिया गया है कि इस ट्रांजैक्शन में उसने पर्टिकुलर ऑफेंस कमिट किया था। तो यहाँ पे तो इट इज प्राइमा फेसाई क्लियर कि जो एक्यूज्ड है वो मिसलेड हुआ है एंड इट हैज लेड टू फेलियर ऑफ जस्टिस। तो यहाँ पर क्या होगा, द ट्रायल विल बी विशिएटेड। देखिए क्या लिखा है, द कोर्ट में इन्फर फ्रॉम सच फैक्ट्स दैट द ओमिशन टू सेट आउट द मैनर ऑफ द चीटिंग वाज इन द केस अ मटीरियल एरर। इट वाज ए मटीरियल एरर। क्लियर है आपको? डी पे आते हैं। ए इज चार्ज विद द मर्डर ऑफ खुदा बख्श। अब ये ना आपको एक चीज बता दे रहा, जो ये डी और ई है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा इसको। A is charged with the murder of Khuda Baksh on the 21st January 2023. In fact, the murdered person's name was Heather Baksh and the date of the murder was the 20th January 2023.
A was never charged with any murder but one and had heard the inquiry before the magistrate, which referred exclusively to the case of Heather Baksh. The court may infer from these facts that A was not misled and that the error in the charge was immaterial. अब ए के अगेंस्ट में चार्ज ये लगा कि उसने खुदा बख्श नाम के इंसान का मर्डर किया है ऑन 21 जनवरी 2023. बट इन रियलिटी ए ने जिसका मर्डर किया था इट वॉज हैदर बख्श ऑन 20 जनवरी 2023. A was never charged with any murder but one and had heard the inquiry before the magistrate which referred exclusively to the case of Heather Baksh. जब मैजिस्ट्रेट ने चार्जशीट के बेसिस पर इंक्वायरी की थी तो जो वो इंक्वायरी थी वो पूरी तरह से हैदर बख्श की तरफ ही इंडिकेट कर रही थी. भले ही चार्ज के अंदर खुदा बख्श का नाम लिखा है या फिर जो डेट है वो 21 जनवरी है, लेकिन इंक्वायरी के दौरान इट वाज रेफर्ड कि हैदर बख्श के मर्डर का जो केस है उसी पे इंक्वायरी की जा रही है. The court may infer from these facts that A was not misled and that the error in the charge was immaterial. अब जो ये फैक्ट है कि A के सामने इंक्वायरी हुई है, ठीक है, ए को मतलब कोर्ट ने समन किया था, अपने पास बुलाया था ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंक्वायरी, और इंक्वायरी के दौरान उसको मतलब इंक्वायरी के दौरान इट वाज प्राइमा फेसाई क्लियर कि जो इंक्वायरी कंडक्ट की जा रही है वो हैदर बख्श के डेथ पे की जा रही है, हैदर बख्श के मर्डर के केस पे की जा रही है. तो यहाँ पर जो कोर्ट है वो ये इन्फर करेगा कि ए को पता था कि उसके अगेंस्ट में क्या चार्ज लगा है. भले ही कि जो चार्ज फ्रेम किया गया था उसमें खुदा बख्श का नाम था और जो डेट मेंशन थी वो 21 जनवरी 2023, इट वुड बी इमटेरियल. कोर्ट जो है वो यहाँ पे प्रिजम्पशन लेके चलेगा कि जो ए है ही वॉज नॉट मिसलेड एंड दैट द एरर इन द चार्ज वॉज इमटेरियल. डी आपको क्लियर. अब ई को ध्यान समझिएगा. ए वॉज चार्ज विथ मर्डरिंग हैदर बख्श ऑन 20 जनवरी 2023 एंड खुदा बख्श who tried to arrest him for that murder on the 21st January 2023. When charged for the murder of Heather Baksh, he was tried for the murder of Khuda Baksh. The witnesses present in his defense were witnesses in the case of Heather Baksh. The court may infer from this that A was misled and that the error was material. अब देखिए इसको बड़ा ध्यान समझिएगा. फैक्ट ये कहता है कि ए ने हैदर बख्श का मर्डर किया था ऑन 20 जनवरी 2023. फिर उसके बाद सब्सिक्वेंटली एक बंदा है खुदा बख्श. खुदा बख्श ने ए को अरेस्ट करने की कोशिश की और उस दौरान ए ने खुदा बख्श का भी मर्डर कर दिया. अब बेसिकली यहां पर ए ने 2 मर्डर कॉज किए हैं, ठीक है, एक मर्डर नहीं कॉज किया, 2 मर्डर कॉज किए हैं. When charged for the murder of Heather Baksh, he was tried for the murder of खुदा बख्श. अब हुआ क्या कि बंदे ने किए थे 2 मर्डर, चार्जेस उस पे लगे हैदर बख्श के मर्डर के, और जो ट्रायल किया जा रहा है वो खुदा बख्श के मर्डर पे किया जा रहा है. अब ऑब्वियस सी बात है, जो मर्डर है, एक मर्डर कॉज हुआ है 20 जनवरी को, जो दूसरा मर्डर कॉज हुआ है वो 21 जनवरी को कॉज हुआ है. यहां पर जो दोनों मर्डर हैं, जो इनके विटनेसेस होंगे वो भी डिफरेंट होंगे, जो इनके एविडेंसेस होंगे वो भी डिफरेंट होंगे. तो यहां पर क्या हुआ है, यहां पर हुआ ये है कि चार्ज लगा हैदर बख्श के मर्डर का, लेकिन जो ट्रायल कंडक्ट किया जा रहा है वो किया जा रहा है खुदा बख्श के मर्डर का. तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर तो जो एक्यूज्ड है वो मिसलेड हुआ होगा. अब उसको अगर ये प्रूव करना है कि उसने खुदा बख्श का मर्डर नहीं किया है तो वो उसके हिसाब से अपने विटनेसेस को बुलाएगा और एविडेंसेस को फर्निश करेगा. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे कहते हैं व्हेन चार्ज फॉर द मर्डर ऑफ हैदर बख्श ही वाज ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ खुदा बख्श. द विटनेसेस प्रेजेंट इन हिज डिफेंस वर विटनेसेस इन द केस ऑफ हैदर बख्श. अब उसने जिन विटनेसेस को बुलाया था वो भी हैदर बख्श वाले ही थे. वो मतलब सोच के आए कि भैया इसको बचाना है कि इसने हैदर बख्श का मर्डर नहीं किया है और आप ट्रायल जो है वो खुदा बख्श का कर रहे हो. द कोर्ट में इन्फर फ्रॉम दिस दैट ए वॉज मिसलेड एंड दैट द एरर वॉज मटीरियल. अब यहाँ पे तो आपको ही खुद ही प्राइमा फेसाई क्लियर हो गया होगा कि जो ए है वो मिसलेड हुआ है एंड इट विल लीड टू फ्रस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस. ठीक है, क्लियर है आपको. एंड दैट द एरर वॉज मटीरियल. यहाँ पे जो एरर है इट इज मटीरियल. क्लियर आपको सेक्शन 238. आई होप कोई डाउट नहीं होगा. कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं. अब बड़ा ध्यान समझिएगा. सेक्शन 238 के साथ हम लोग पढ़ते हैं सेक्शन 510 को. तो जो आपका सेक्शन 210 है, जो आपका सॉरी सेक्शन 238 जो है आपका, हाँ, जो आपका सेक्शन 238 है जिसको हम लोग पढ़ते हैं, आप बैरक में लिख लीजिएगा रेड विथ सेक्शन 238. ठीक है, तो जो आपका सेक्शन 238 है इट टॉक्स अबाउट पर्टिकुलर्स. एंड जो आपका सेक्शन 510 है इट टॉक्स अबाउट प्रोसीजर. मतलब जो आपका सेक्शन 238 है इट टॉक्स अबाउट एरर एंड ओमिशन इन पर्टिकुलर्स एंड लॉ. सेक्शन 510 टॉक्स अबाउट एरर एंड ओमिशन. Error and omission
इन प्रोसीजर। आइए पढ़ते हैं सेक्शन 510 क्या कहता है। नो फाइंडिंग, सेंटेंस और order by a court of competent jurisdiction shall be deemed invalid merely on the ground that no charge was framed or on the ground of any error, omission or irregularity in the charge including any misjoinder of charges unless in the opinion of the court of appeal, confirmation or revision a failure of justice has in fact been occasioned thereby। आपको याद है ना लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था चार्ज प्रोसीडिंग। चार्ज प्रोसीडिंग में आपको याद होगा 4 स्टेप्स थे। पहला आपका आर्ग्यूमेंट, फिर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, फिर रीडिंग ओवर एंड सिग्नेचर, एंड लास्ट में आपका था प्ली ऑफ गिल्ट। ये आपका प्रोसीजर था ना चार्ज प्रोसीडिंग का। तो सेक्शन 510 क्या कहता है, नो फाइंडिंग, सेंटेंस और ऑर्डर बाय ए कोर्ट ऑफ कंपिटेंट जुरिस्डिक्शन शैल बी डीम्ड इनवैलिड मेरली ऑन द ग्राउंड दैट नो चार्ज वाज फ्रेम्ड और ऑन द ग्राउंड ऑफ एनी एरर, ओमिशन और इरेगुलरिटी इन द चार्ज इंक्लूडिंग एनी मिसजॉइंडर ऑफ चार्जेस unless in the opinion of the court of appeal, confirmation or revision a failure of justice has in fact been occasioned thereby। अभी हम लोग इस पे बहुत ज़्यादा डेल्व नहीं करेंगे, मैं बस आपको ये ऊपर ऊपर समझाना चाह रहा हूँ कि जो आपका सेक्शन 238 है इट बेसिकली टॉक्स अबाउट द पर्टिकुलर्स, लेकिन जो आपका सेक्शन 510 है इट टॉक्स अबाउट द प्रोसीजर। मतलब क्या कि मान लीजिए जो चार्ज प्रोसीडिंग का प्रोसीजर है उससे आपने प्रॉपरली कंप्लाई नहीं किया, तो यहां पर क्या माना जाएगा, यहां पे क्या माना जाएगा, नो फाइंडिंग, सेंटेंस ऑर्डर बाय कोर्ट शैल बी डीम्ड इनवैलिड। ठीक है, इसको इनवैलिड नहीं माना जाएगा। इससे मतलब किसी भी प्रकार का ये नहीं माना जाएगा कि जो एक्यूज्ड है ही वाज मिसलेड, या फिर ये नहीं माना जाएगा कि देयर विल बी फ्रस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ठीक है, लेकिन अगर आपको ये चीज प्रूव करना है, मतलब अगर एक्यूज्ड को ये पर्टिकुलर पॉइंट प्रूव करना है कि चार्ज प्रोसीडिंग का जो प्रोसीजर नहीं फॉलो किया गया उसकी वजह से एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, तो यहां पर क्या हो सकता है, अनलेस इन द कोर्ट ऑफ अपील, कंफर्मेशन और रिवीजन ऑफ फेल ऑफ जस्टिस हैज इन फैक्ट बीन अकेजन देयर बाय। तो आप अपील डाल सकते हो, आप रिवीजन के डाल सकते हो। अगर इन सारे सिचुएशंस में ये प्रूव हो जाता है, कोर्ट का ओपिनियन जो है वो ये बन जाता है कि हाँ प्रोसीजर को फॉलो नहीं करने की वजह से जो एक्यूज्ड है उसको मेरिट के बेसिस पे हार्म पहुंचा है, तो यहां पर क्या होगा, जो अगेन ट्रायल है इट विल बी विशिएटेड। बाकी अभी जो सब सेक्शन है इन पे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस आपको यही बताना था कि सेक्शन 510 जो है इट टॉक्स अबाउट द प्रोसीजर। क्लियर आपको? तो 238 हो गया, अब 239 पे आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है 239 भी। कोर्ट में अल्टर चार्ज, सेक्शन 239, एनी कोर्ट में अल्टर यानी कि अल्टरेशन और एडिशन to any charge at any time before judgment is pronounced। कोर्ट के पास ये अथॉरिटी है, उनका डिस्क्रिशन है कि जजमेंट के प्रोनाउंसिएशन से पहले, जजमेंट के आने से पहले वो किसी भी नए चार्ज को ऐड कर सकते हैं या फिर किसी भी चार्ज को अल्टर कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। सेकंड पे आते हैं, एवरी सच अल्टरेशन और एडिशन शैल बी रीड एंड एक्सप्लेन टू द एक्यूज्ड। कोई भी अगर एडिशन या फिर अल्टरेशन किया जा रहा है तो वो एक्यूज्ड को आपको पढ़ के बताना पड़ेगा। आपको याद है ना चार्ज प्रोसीडिंग में हमने पढ़ा था कि जब चार्जेस फ्रेम हो जाते हैं तो जो थर्ड स्टेप होता है वो क्या होता है, एक्यूज्ड को चार्जेस को पढ़ के सुनाना और उसका सिग्नेचर लेना। तो जो वो प्रोसीडिंग का जो वो आपका स्टेप था ना वो यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। ये कह रहा है कि अगर किसी भी प्रकार का अल्टरेशन या फिर एडिशन हुआ है तो वो अल्टरेशन या फिर एडिशन जो है एक्यूज्ड को आपको पढ़ के बताना पड़ेगा कि देखो ये चार्जेस में अल्टरेशन या फिर एडिशन हुआ है। थर्ड पे आते हैं, सबसेक्शन 3, इफ द अल्टरेशन और एडिशन टू अ चार्ज इज सच दैट प्रोसीडिंग इमीडिएटली विद द ट्रायल इज नॉट लाइकली इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट टू prejudice the accused in his defense or the prosecutor in the conduct of the case, the court may, in its discretion, after such alteration or addition has been made, proceed with the trial as if the altered or added charge had been the original charge। अब सेक्शन 3 क्या कहता है कि अगर किसी भी प्रकार का अल्टरेशन या फिर एडिशन हुआ है चार्ज में, और आगे क्या कहता है, इज सच दैट प्रोसीडिंग इमीडिएटली विद द ट्रायल इज नॉट लाइकली इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट टू प्रेजुडिस द एक्यूज्ड इन हिज डिफेंस और द प्रोसिक्यूटर इन द कंडक्ट ऑफ द केस। किसी भी प्रकार का अल्टरेशन या फिर अगर एडिशन हुआ है चार्ज में, और उस अल्टरेशन या फिर एडिशन के बाद, अगर उस अल्टरेशन या फिर एडिशन के बाद ट्रायल को कंटिन्यू करने से प्रोसिक्यूटर या जो एक्यूज्ड है
उनको किसी भी प्रकार का हार्म नहीं पहुंचता है। क्या कहता है? इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट, कोर्ट का ओपिनियन मतलब कोर्ट का डिस्क्रिशन है, मतलब कोर्ट का डिस्क्रिशन है। अगर आप कोर्ट को सेटिस्फाई कर दो कि ये जो अल्टरेशन या फिर एडिशन है इसकी वजह से ट्रायल को इंपैक्ट पहुंच रहा है, तो वहां पर तो केस डिफरेंट होगा, जो कि हम लोग सबसेक्शन 4 में पढ़ेंगे। लेकिन अगर एडिशन या फिर अल्टरेशन से किसी भी प्रकार का इंपैक्ट नहीं पड़ता है ट्रायल पे, जो कि कोर्ट का सेटिस्फैक्शन होगा यहां पर, तो यहां पर क्या होगा? टू प्रेजुडिस द एक्यूज्ड इन हिज डिफेंस और द प्रोसिक्यूटर इन द कंडक्ट ऑफ द केस। मतलब अगर किसी भी प्रकार का इंपैक्ट नहीं पड़ता किस पे? प्रोसिक्यूशन पे और एक्यूज पे। एक्यूज जो है, जो उसने अपना डिफेंस प्रिपेयर किया था, उस पर किसी प्रकार का हार्म नहीं पहुंचता है। जो प्रोसिक्यूशन है, जो अपने तरफ से जो अपने विटनेसेस को लाए थे, जो अपनी तरफ से जो उन्होंने प्रोसिक्यूशन तैयार किया था, उस पर किसी प्रकार का इंपैक्ट नहीं आता है। तो आगे कहता है द कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिशन after such alteration or addition has been made proceed with the trial as if the altered or added charge had been the original charge। तो हमने बेसिकली यहाँ पर अल्टरेशन और एडिशन जो है उसको करने के बाद कोर्ट को ये डिस्क्रिशन दिया है कि अगर केस के मेरिट्स पे किसी भी प्रकार का इंपैक्ट नहीं पड़ता, यानी कि एक्यूज्ड को या प्रोसिक्यूशन को किसी भी प्रकार का इंपैक्ट या फर्क नहीं पड़ता है, तो वो ट्रायल को कंटिन्यू कर देंगे। लेकिन आगे क्या कहता है? आगे ये कहता है कि जब कोर्ट प्रोसीड करेगा तो वो यही मान के चलेगा कि जो अल्टरेशन या फिर एडिशन किया गया था वही जो है वो फ्रेश चार्ज है। जो उससे पहले चार्ज को फ्रेम किया गया था उसको हटाओ, जो अल्टरेशन और एडिशन के बाद जो नया चार्ज निकल के आए इट विल बी प्रिज्यूम टू बी द ओरिजिनल और फ्रेश चार्ज। इसका एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ कि ऐसा कौन सा केस हो सकता है जहां पर ट्रायल को एडजर्न ना किया जाए या फिर विशिएट ना किया जाए। देखिए फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक्यूज ने ग्रीवियस हर्ट कॉज किया था। बेस्ट एग्जांपल, ग्रीवियस हर्ट कॉज किया था। सब्सिक्वेंटली इट वाज फाउंड आउट कि जो उसने हर्ट कॉज किया था इट वाज सिंपल हर्ट। अब बंदे ने जो विटनेसेस बुलाए थे, जो विटनेसेस फर्निश किए थे प्रूफ करने के लिए कि उसने ग्रीवियस हर्ट कॉज नहीं किया है, वो सिंपल हर्ट पे भी अप्लाई हो जाएंगे। कोई इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस थोड़ी आ जाएगा इन दोनों ऑफेंसेस के बीच में। लेकिन मान लीजिए बंदे ने किया था ग्रीवियस हर्ट का ऑफेंस कमिट, बाद में इट वाज चेंज टू अटेम्प्ट टू मर्डर। अटेम्प्ट टू मर्डर भी छोड़िए, ग्रीवियस हर्ट कॉज किया था। ग्रीवियस हर्ट की वजह से जो बंदा था, जो विक्टिम था, वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गया और हॉस्पिटलाइज्ड होने के बाद लाइक 2-3 दिन के अंदर उसकी डेथ हो गई। तो ये ग्रीवियस हर्ट क्या हो गया? ये तो मर्डर बन गया भाई। अब ग्रीवियस हर्ट के जो विटनेसेस हैं, जो एविडेंसेस हैं, वो अब मर्डर के ऑफेंस में तो यूज कर नहीं सकते। ये एकदम कंप्लीटली एकदम अपोजिट ऑफेंस हो गए एक दूसरे के। हाँ, मतलब दोनों में एक प्रकार का बॉडली हार्म ही पहुंचता है, लेकिन ग्रीवियस हर्ट और मर्डर के बीच की जो इंटेंसिटी है उस पर ध्यान दीजिए ना। तो देखिए सबसेक्शन 4 क्या कहता है, जो आपका ग्रीवियस हर्ट टू सिंपल हर्ट वाला जो एग्जांपल है ना, वो इस पे लग जाएगा, और जो ये मर्डर वाला मैंने आपको दिया ये सबसेक्शन 4 पे लग जाएगा। देखिए क्या कहता है, इफ द अल्टरेशन और एडिशन is such that proceeding immediately with the trial is likely, in the opinion of the court, to prejudice the accused or the prosecutor as aforesaid, the court may either direct a new trial or adjourn the trial for such period as may be necessary। देखिए जो मैंने आपको एग्जांपल दिया ना कि ग्रीवियस हर्ट कॉज किया था, ग्रीवियस हर्ट की वजह से विक्टिम जो है वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गया, हॉस्पिटल में उसकी डेथ हो गई। अब जो ये ग्रीवियस हर्ट है ये तो मर्डर में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसे सिचुएशन में कोर्ट क्या कर सकता है? कोर्ट का डिस्क्रिशन है। अगेन देखिए, याद रखिएगा, कोर्ट का डिस्क्रिशन है, मतलब कि प्रोसिक्यूटर और एक्यूज्ड दोनों में से किसी को ये प्रूफ करना पड़ेगा कि जो अल्टरेशन या फिर एडिशन ऑफ चार्जेस हुआ है उसकी वजह से जो केस का जो मेरिट है वो हैम्पर हो रहा है। तो कोर्ट यहाँ पे क्या कर सकता है? कोर्ट या तो एक नया ट्रायल का ऑर्डर दे सकता है या फिर उसको एडजर्न कर दे, मतलब कुछ टाइम फ्रेम दे दे एक्यूज्ड को और प्रोसिक्यूशन को कि वो अपने हिसाब से अपना केस तैयार कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे दो डिस्क्रिशन है कोर्ट के पास, इधर टू एडजर्न द ट्रायल या फिर ऑर्डर न्यू ट्रायल। आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो सबसेक्शन 3 और 4 को मतलब ध्यान से पढ़िएगा, ये दोनों सबसेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसेक्शन 5 पे आते हैं। इफ द ऑफेंस स्टेटेड इन द अल्टर्ड और एडेड चार्ज इज वन फॉर द प्रोसिक्यूशन ऑफ विच प्रीवियस सैंक्शन इज नेसेसरी, the case shall not be proceeded with until such sanction is obtained unless sanction has been already obtained for a prosecution on the same facts as those on which the altered or added charge is founded। एक सेकेंड, जस्ट लेट मी रेफर टू द बेयर एक्ट। ठीक है, तो सबसेक्शन 5 क्या कहता है? सबसेक्शन 5 ये कहता है कि मान लीजिए अल्टरेशन या फिर एडिशन करने के बाद जो ऑफेंस निकल के आया उसके लिए आपको प्रीवियस सैंक्शन चाहिए स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की। मैं बस ये चेक कर रहा था कि बेयर एक्ट में कुछ अलग बात तो नहीं लिखी है ना, बिकॉज मैंने इसको गूगल से उठाया है, तो गूगल पे मतलब कुछ गलत इन्फॉर्मेशन ना दे दी गई हो। तो सबसेक्शन 5 ये कहता है कि मान लीजिए जब आपने अल्टरेशन या फिर एडिशन किया, तो अल्टरेशन और एडिशन करने के बाद जो ऑफेंस निकल के आया, फॉर एग्जांपल जैसे आपके टाडा के ऑफेंसेस होते हैं,
ठीक है। आपने एक कानून का नाम सुना होगा, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो जो ये ऑफेंसेस होते हैं ना आपके, यहां पर आपको स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए होती है। तो अगर मान लीजिए आपने अल्टरेशन या फिर एडिशन किया और अल्टरेशन और एडिशन की वजह से इनके ऑफेंसेस इन पर्टिकुलर लेजिस्लेशन के ऑफेंसेस बाहर निकल के आ गए, तो अब यहां पर तो आपको प्रीवियस सैंक्शन चाहिए। तो देखिए क्या कहता है, इफ द ऑफेंस स्टेटेड इन द अल्टर्ड और एडेड चार्ज इज वन फॉर द प्रोसिक्यूशन ऑफ विच previous sanction is necessary, the case shall not be proceeded with until such sanction is obtained unless sanction has been already obtained for a prosecution on the same facts as those on which the altered or added charge is founded। ठीक है, जब आप चार्ज प्रोसीडिंग को पढ़ते हो ना, तो आप इसको खाली बीएनएस के पर्सपेक्टिव से मत पढ़ो। ठीक है, चार्ज प्रोसीडिंग जो है ये सारे के सारे क्रिमिनल लॉज पे अप्लाई हो रहा है। इट इज नॉट एक्सक्लूसिवली लिमिटेड टू बीएनएस ओनली, दैट इज भारतीय न्याय संहिता, पोक्सो, टाडा, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जितने भी आपके क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं, जो भी आपके क्रिमिनल ऑफेंसेस के जो लेजिस्लेशन है, वो सारे के सारे यहाँ पे कवर हो रहे हैं। तो सेक्शन 5 यही कहता है कि मान लीजिए अल्टरेशन या फिर एडिशन के बाद जो ऑफेंस निकल के आता है, उस पर्टिकुलर ऑफेंस का ट्रायल करने के लिए आपको स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का सैंक्शन चाहिए, यानी परमिशन चाहिए। तो आप तब तक ट्रायल को शुरू नहीं करेंगे जब तक कि वो सैंक्शन आप ऑब्टेन ना कर ले, अनलेस अगर आपके पास पहले से सैंक्शन है, कोई बात नहीं, आगे बढ़िए आप। ठीक है, सेक्शन 240 पे आते हैं, रिकॉल ऑफ विटनेसेस व्हेन चार्ज अल्टर्ड। बहुत ध्यान समझिएगा, सेक्शन 240, whenever a charge is altered or added to by the court after the commencement of the trial, the prosecutor and the accused shall be allowed to recall or resummon and examine with reference to such alteration or addition any witness who may have been examined, unless the court, for reasons to be recorded in writing, considers that the prosecutor or the accused, as the case may be, desires to recall or re-examine such witness for the purpose of vexation or delay or for defeating the ends of justice। अब जो सेक्शन 239 है, इट टॉक्स अबाउट द एडिशन और अल्टरेशन ऑफ चार्जेस। अब अगर जो कोर्ट है वो सेक्शन 239 पे जाता है, ठीक है, तो 240 क्या कहता है, वेन एवर अ चार्ज इज अल्टर्ड और एडेड टू बाय द कोर्ट आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द ट्रायल, ट्रायल के शुरू होने के बाद, बहुत ध्यान समझिएगा, अगर ट्रायल के शुरू होने के बाद किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे जो चार्जेस हैं वो अल्टर्ड हुए या फिर एडेड हुए, उसमें कुछ नए चार्जेस लगाए गए, द प्रोसिक्यूटर एंड द एक्यूज शैल बी अलाउड, तो हम वहां पर प्रोसिक्यूटर और एक्यूज जो है दोनों को अलाउ कर सकते हैं टू रिकॉल और रीसमन एंड एग्जामिन विद रेफरेंस टू सच अल्टरेशन और एडिशन एनी विटनेस हु मे हैव बीन एग्जामिन्ड। जो भी विटनेसेस को पहले एग्जामिन कर लिया गया था ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल, उनको दोबारा रिकॉल किया जा सकता है, दोबारा बुलाया जा सकता है फॉर द पर्पज ऑफ एग्जामिनेशन, यानी पूछताछ करने के लिए, अनलेस द कोर्ट फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग considers that the prosecutor or the accused, as the case may be, desires to recall or re-examine such witness for the purpose of vexation or delay or for defeating the ends of justice। लेकिन अब कोर्ट ने एडिशन या अल्टरेशन किया, वो करने के बाद उसको लगता है कि जो प्रोसिक्यूशन या फिर डिफेंस है वो जो भी री एग्जामिनेशन करना चाहते हैं वो इसलिए कर रहे हैं ताकि जो कोर्ट का टाइम है ना वो खा सके, उसको बर्बाद कर सके, फॉर द पर्पज ऑफ वेक्सेशन और डिले और फॉर डिफीटिंग द एंड्स ऑफ जस्टिस। मतलब कोर्ट का टाइम खराब करने के लिए वो ये करना चाहते हैं री एग्जामिनेशन, कोई नीड ही नहीं है उसको। मतलब सपोज ग्रीवियस हर्ट का ट्रायल चल रहा था, विटनेस को बुलाया गया, विटनेस ने बताया कि हाँ मैंने इस इंसान को देखा था, इसने कॉज किया था ग्रीवियस हर्ट बाय डेंजरस वेपन, इसने मतलब एक मशीटी से उसको मारने की कोशिश की थी। अब बाद में बंदे की डेथ हो गई, तो ऑब्वियस सी बात है ना, वो जो विटनेस ने जो स्टेटमेंट या टेस्टिमनी उस टाइम पे दी थी वो तो एडमिसिबल रहेगी ना। ऐसे थोड़ी वो आके ये बोल देगा नहीं नहीं मैंने मशीटी नहीं देखी थी, उसके हाथ में बंदूका देखी थी, रहेगा तो मशीटी उसके हाथ में। तो यहाँ पर अगर वो कहते हैं कि हमको री एग्जामिन करना है फॉर द पर्पज ऑफ डिलेइंग द प्रोसेस ऑफ कोर्ट, कोर्ट का टाइम खराब करने के लिए, तो जो कोर्ट है वो बाय गिविंग अ स्पीकिंग ऑर्डर, एज यू कैन सी यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है ना फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, यानी कि एक स्पीकिंग ऑर्डर होना चाहिए कि आपने डिनाई क्यों किया री एग्जामिनेशन। क्लियर है आपको? बी पे आते हैं, ऑल्सो टू कॉल एनी फर्दर विटनेस हुम द कोर्ट में थिंक टू बी मटीरियल। अब सेक्शन 240 क्लॉज बी क्या कहता है? 240 क्लॉज बी ये कहता है कि अब देखिए चार्जेस के बेसिस पर जो डिफेंस और प्रोसिक्यूशन थे उन्होंने अपने विटनेसेस जो विटनेस का जो नाम जो लिस्ट थी वो प्रिपेयर की थी और वो कोर्ट को दी थी। अब जब आपने अल्टरेशन या एडिशन किया उसकी वजह से मतलब जो सिचुएशन बाहर निकल के आई है वो ये है कि कुछ नए विटनेसेस को भी कॉल अपॉन करने की आवश्यकता है। तो ऐसे केस में आप कोर्ट के पास एक एप्लीकेशन डाल सकते हो
कि हमें नए विटनेसेस को बुलाना है, वी वांट कॉल, हमें नए नए विटनेसेस को कॉल अपॉन करना है। ये प्रोसिक्यूटर भी डाल सकता है और ये डिफेंस भी डाल सकता है। देखिए क्या कहा, ऑल्सो टू कॉल एनी फर्दर विटनेस हुम द कोर्ट में थिंक टू बी मटीरियल। लेकिन अगेन यहां पर हमने कोर्ट को डिस्क्रिशन दिया। अगर कोर्ट को लगता है कि हाँ नए विटनेसेस को बुलाना अल्टरेशन और एडिशन के बाद काफ़ी ज़रूरी है, तो वो अलाउ कर सकता है। लेकिन अगेन कोर्ट डिनाई भी कर सकता है। लेकिन जो आपका जो ए में रिकॉर्डेड राइटिंग वाला स्पीकिंग ऑर्डर वाला जो सिचुएशन है ना, वो बी में भी अप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ऑल्सो लिखा है, तो हम इसको एडिशन में पढ़ेंगे। ठीक है, बी और ए को हम लोग साथ में पढ़ेंगे, एडिशन में पढ़ेंगे। तो हमने सेक्शन 240 में क्या पढ़ा कि अगर सेक्शन 239 के अंदर जो कोर्ट है वो इस ओपिनियन पे है कि चार्जेस को अल्टर या फिर ऐड करने की आवश्यकता है, तो 240 के अंदर वो प्रोसिक्यूशन या फिर डिफेंस को अलाउ कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ री एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस। अलाउ कर सकते हैं, लेकिन अलाउ वो डिनाई भी कर सकते हैं अगर री एग्जामिनेशन किया जा रहा है कोर्ट के टाइम को खराब करने के लिए। और साथ ही साथ कोर्ट ये भी अलाउ कर सकता है कि अगर उसको लगता है कि यहाँ पे नए विटनेसेस को कॉल अपॉन करने की आवश्यकता है, तो वो नए विटनेसेस को भी कॉल अपॉन कर सकते हैं। अब ध्यान समझिएगा, सेक्शन 240 को हम लोग पढ़ते हैं विद सेक्शन 348। इवन दो दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, बट आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैं आपको सेक्शन 348 एक बार दोबारा पढ़ा दे रहा हूं। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मैंने आपको सेक्शन 180 की डिस्कशन में सेक्शन 348 पढ़ाया था। ठीक है, कोर्ट की जो पावर है विटनेसेस को बुलाने की, ये उससे डील करता है। फिर से पढ़ते हैं इसको। एनी कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ एनी इंक्वायरी, ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग अंडर दिस संहिता summon any person as a witness or examine any person in attendance, though not summoned as a witness or recall, and re-examine any person already examined, and the court shall summon and examine or recall and re-examine any such person if his evidence appears to it to be essential to the just decision of the case। सेक्शन 348 के अंदर हमने कोर्ट को एक जनरल पावर दी है। ठीक है, याद रखिएगा सेक्शन 348 जो है ये एक जनरल प्रोविजन है। हमने कोर्ट को यह पावर दी है कि आप किसी भी टाइम पे, यानी किसी भी एट एनी टाइप ऑफ इंक्वायरी, ट्रायल या फिर अदर प्रोसीडिंग पे आप किसी भी इंसान को समन कर सकते हो एज ए विटनेस। यानी कोर्ट के पास ये अथॉरिटी है कि वो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी भी इंसान को समन कर सकता है एज ए विटनेस। या फिर अगर मान लीजिए जो ट्रायल के दौरान जो जनता बैठी रहती है उनमें से किसी भी इंसान को बुला सकता है। कोर्ट के पास ये अथॉरिटी है, किसी भी इंसान को बुला के उसका एग्जामिनेशन कर सकता है जो वहाँ बैठे हुए हैं, जिसको मतलब विटनेस लिस्ट में इसका नाम ना डाला गया हो। साथ ही साथ कोर्ट जो है वो रिकॉल कर सकता है, री एग्जामिन कर सकता है किसी भी इंसान को जो ऑलरेडी एग्जामिन्ड हो चुका है। और आगे कहता है एंड द कोर्ट शैल समन एंड एग्जामिन और रिकॉल एंड री एग्जामिन एनी सच पर्सन इफ हिज एविडेंस अपीयर्स टू इट टू बी एसेंशियल टू द जस्ट डिसीजन ऑफ द केस। ऊपर समझे तो सेक्शन 348 यही है कि ये कोर्ट को एक जनरल पावर प्रोवाइड करता है। ठीक है, एक जनरल प्रोविजन है कि कोर्ट के पास ये अथॉरिटी है कि वो किसी भी इंसान को, किसी भी विटनेस को री एग्जामिन कर सकते हैं। साथ ही साथ वो किसी भी इंसान को किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे समन कर सकते हैं एज ए विटनेस। अलॉन्ग विद दैट अगर कोई इंसान कोर्ट में उस समय मौजूद है तो उसको भी बुला के उसका एग्जामिनेशन कर सकते हैं। कोर्ट के पास ये पावर है। अब जो आपका सेक्शन 348 है ये बहुत सिमिलर लगेगा आपको सेक्शन 240 क्लॉज बी के जैसे। ठीक है, मतलब वो एडिशनल विटनेसेस को, नए विटनेसेस को बुलाने का जो सीन है उसके अंदर, उससे काफ़ी आपको सिमिलर लगेगा। बट याद रखिएगा ये दोनों सिमिलर नहीं हैं। ठीक है, जो सेक्शन 240 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी है इट वुड नॉट बी अप्लाइड टू सेक्शन 348। क्यों? क्योंकि यहां पर वो देखिए वो कोर्ट की पावर है किसी को बुलाने की, किसी भी इंसान को एज ए विटनेस बुलाने की जो पावर है वो कोर्ट की है। लेकिन 240 जो है ये बेसिकली एक्यूज्ड और प्रोसिक्यूटर को ये अथॉरिटी देते हैं कि वो कोर्ट को एप्लीकेशन डाल सकते हैं अगर 239 के अंदर कोई भी अल्टरेशन या फिर एडिशन हुआ है। आप ऐसे तो एप्लीकेशन डाल नहीं सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार का चार्जेस में अल्टरेशन या फिर एडिशन हुआ है देन सब्सिक्वेंटली आप चाहें तो कोर्ट को एप्लीकेशन डाल सकते हैं कि आप ये चाहते हैं कि फर्दर विटनेस को बुलाएं, यानी कि कुछ नए विटनेसेस को बुलाएं जिनका नाम आपने कोर्ट को पहले नहीं दिया है। होप आपको क्लियर हो गई ये चीज जो मैं कहना चाहता हूं। मैं फिर से आपको एक बार समझा देता हूं। जो आपका सेक्शन 348 है ये कोर्ट को डिस्क्रिशन देता है, कोर्ट को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर देता है कि वो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी भी प्रोसीडिंग के दौरान किसी भी इंसान को समन कर सकते हैं एज ए विटनेस। अलॉन्ग विद दैट जिन विटनेसेस का एग्जामिनेशन पहले कर चुके हैं प्रोसिक्यूशन या फिर डिफेंस, प्रोसिक्यूटर या फिर डिफेंस, उनको भी कोर्ट री एग्जामिन कर सकता है। क्लियर आपको? सेक्शन 348 ये कहता है। जो सेक्शन 240B है जिसमें फर्दर विटनेस को बुलाने की जो बात की जा रही है उनके एग्जामिनेशन के पर्पस के लिए, ये कंप्लीटली डिफरेंट है फ्रॉम सेक्शन 348।
क्यों डिफरेंट है? क्योंकि आप सेक्शन 240 में तभी जाओगे जब सेक्शन 239 के अंदर किसी प्रकार का अल्टरेशन या फिर एडिशन किया गया हो। यानी कि सेक्शन 240 की एप्लीकेबिलिटी सिर्फ तभी होगी जब चार्जेस में किसी प्रकार का अल्टरेशन या फिर एडिशन हो। लेकिन 348 जो है वहां पे किसी भी प्रकार के अल्टरेशन या फिर एडिशन की बात नहीं की जा रही है। वो एक जनरल प्रोविजन है कि बिना किसी चेंजेस के आप किसी भी इंसान को ट्रायल के दौरान या इंक्वायरी के दौरान समन कर सकते हो, री एग्जामिन कर सकते हो। लेकिन 240 में आप सिर्फ तभी जाओगे जब 239 के अंदर अल्टरेशन या फिर एडिशन हुई हो। ठीक है, होप सो आपको ये क्लियर होगा जो मैंने आपको बताया सेक्शन 348 के अंदर और सेक्शन 240 सब सेक्शन 1 क्लॉज बी के अंदर। सो दिस वॉज ऑल। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे का कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। I'll meet you in the next lecture.